हेलो एवरीवन, मैं मधु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज में। देखिए, इंडियन पॉलिटी में पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें से हम 4 पार्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4। ठीक है। पार्ट 3 में हमने देखे थे सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो 5 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं जिसमें कुछ आर्टिकल्स इंक्लूड हैं। ठीक है, वो हमने डिटेल में कर लिए हैं। पार्ट 4 में हमने देखा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 36 to 51 तक हमने कर लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इंक्लूड है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें जो आर्टिकल आता है फंडामेंटल ड्यूटीज में, आर्टिकल 51A। ठीक है। अब देखो, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पे A स्टार्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो DPSP जो थे वो पार्ट 4 में आते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पार्ट 4A में आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट 4A। ठीक है, और ये 51A आर्टिकल इंक्लूड किया गया। अब देखो, इसमें क्या बताया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 added 10 fundamental duties of Indian Constitution. 86th Amendment Act 2002 later added 11 fundamental duties to the list. देखो, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई, जो कि 1976 में आया। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब आता है 1976 में, तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और 86th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, जिसमें 11th एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज डील करती हैं आर्टिकल 51A जो मैंने आपको बता दिया, और पार्ट 4A में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये इसमें आपको ये दोनों पॉइंट जो हैं वो लर्न करना इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ऐड की गई कौन कौन सी ड्यूटी। तो 10 ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई 11th फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4A में ये आती है और आर्टिकल 51A में। ठीक है, अब देखिए, एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी कब? 1976 में, और इस कमेटी के थ्रू जो है वो रिकमेंडेशन दी गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो, पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, बाद में जो है इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 1976 में सेटअप की स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी। अब इंटरनल इमरजेंसी कब लगी थी हमारे कंट्री में? 1975 और 1977 के आसपास। ठीक है, तो 1975-1977 के आसपास इंटरनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। उस टाइम ये फील किया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन दी गई। द कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन of a separate chapter on fundamental duties in the constitution. It stressed that the citizen should become conscious that the addition to the enjoyment of rights that they also have certain duties to perform as well. देखो, अब इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ राइट्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिटीज़न को, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वैसे ही राइट्स तो हमें, अधिकार तो हमें दिए गए, बट हमें कुछ ड्यूटीज़ भी क्या करना पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगी। हम हर सिटीज़न की कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपनी कंट्री के लिए। तो ये बताया गया इस कमेटी के थ्रू।
ठीक है। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट in 1976. The amendment added a new part 4A of the Constitution through the Swaran Singh Committee suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the Constitution, and 42nd Constitutional Amendment Act included 10 fundamental duties. देखो स्वरण सिंह कमेटी ने क्या बोला कि जो भी रिकमेंडेशन स्वरण सिंह कमेटी ने दी उन सारी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया गया बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। स्वरण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो 8 में से कुछ फॉलो की गई फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। तो फिर बाद में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो स्वरण सिंह कमेटी ने कितने की रिकमेंडेशन दी थी? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की दी थी, लेकिन टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, ठीक है। अब 10 जो है वो ऐड की गई और एक मैंने आपको बताया कि 2002 में ऐड की गई, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं वो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनकी लिस्ट, यानी कि हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी आप देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. इसमें बोला गया फर्स्ट पॉइंट में कि हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसका पालन करना है, उसके रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियल्स, उसके आदर्शों की, उसकी इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं की, नेशनल फ्लैग की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे नेशनल एंथम की, राष्ट्रीय गान की क्या करनी है? हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें वैल्यू करना है इन सब चीज़ों को, इसके आइडियल्स को, आदर्शों को, ठीक है, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को, चाहे वो रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से हो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो स्वतंत्रता जब हमें मिली थी उस टाइम पे हमें नेशनल स्ट्रगल हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, तो उन आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, नोबल आइडियल्स हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है? चेरिश करना है, उन आदर्शों को हमें फॉलो करना है जो हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें बात की गई सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी, एकता और इंटेग्रिटी, अखंडता की, जो हमने प्रियम्बल में भी देखा था, ठीक है। जब हमने प्रियम्बल किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी इस चीज़ की बात की गई थी। तो हमें अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को, उसकी रक्षा करनी है, ठीक है। ये बोला गया थर्ड पॉइंट में। डिफेंड द कंट्रीज, फोर्थ पॉइंट देखिए, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें अपनी कंट्री को क्या करना है? डिफेंड करना है, देश की रक्षा करनी है, और जब भी ज़रूरत होगी, मान लीजिए हमारी कोई वॉर हो रही है किसी कंट्री के साथ और कुछ लोगों की ज़रूरत है बॉर्डर पे, ठीक है, तो हमें नेशनल सर्विसेज के लिए हमेशा क्या रहना है? आगे रहना है, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा आगे बढ़कर रहना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की गई, हमें पहले देखो इस पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में बोला गया कि प्रमोट करनी है हार्मनी, सभी लोगों में हार्मनी बना के रखनी है, भाईचारा बना के रखना है,
और समान भावना रखनी है सभी लोगों के प्रति। ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे या रीजन के बेसिस पे क्या करो, भेदभाव करो। आपको सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना है और सभी लोगों में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। आप धर्म के बेसिस पे लोगों को जज नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसी प्रैक्टिस से भी दूर रहना है जहाँ पे वुमेन्स को क्या हो, वुमेन्स का सम्मान ना किया जाए, जो प्रैक्टिस वुमेन के रिस्पेक्ट्स के अगेंस्ट हों, वहाँ जहाँ पे वुमेन्स की रिस्पेक्ट ना हो, उनसे भी आपको दूर रहना है, ठीक है। तो आई होप कि 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, जिसमें बात की गई रिस्पेक्ट करने की हमारे आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। सेकंड पॉइंट में हमें चेरिश करना है, फॉलो करना है उन सारे आदर्शों को जो हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे जो हमें प्रेरित करते हैं उच्च आदर्श, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में देखिए अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, हमें देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है, यूनिटी बना के रखनी है अपनी कंट्री में। फोर्थ पॉइंट में देखिए अपनी कंट्री को क्या करना है, डिफेंड करना है और नेशनल सर्विसेज के लिए हमेशा क्या रहना है, आगे रहना है। प्रमोट करनी है हार्मनी और भाईचारा बना के रखना है लोगों में, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि धर्म, भाषा और ऐसी कोई चीज़ की का भेदभाव नहीं होना चाहिए जिसमें मतलब लोगों को इक्वल आपको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के नाम पे डिफरेंट भेदभाव करो लोगों में, और ऐसी कोई प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है जहाँ पे स्त्री वुमेन्स का क्या हो, सम्मान ना हो जिस प्रैक्टिस में, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा 6 पॉइंट। तो 6 फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कॉम्पोजिट कल्चर। देखो हमारी संस्कृति जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको वैल्यू करना है, इनको प्रिजर्व करना जो है वो किसका काम है, हर एक सिटीजन का काम है। 7 पॉइंट देखिए, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। देखो एक वाइल्ड लाइफ के लिए ना सभी लोगों को क्या होना चाहिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी वाइल्ड लाइफ को, उनके प्रति हमारा एक दया का क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, उनको इम्प्रूव कर पाए, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को हम इम्प्रूव कर पाए। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, फॉरेस्ट हो गई, हमारे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, तो इनको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना हर एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। अब देखिए 8 पॉइंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखो हमें ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, यानी कि एक ऐसा वेलफेयर का काम करना है, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमें काम करना है। और साइंटिफिक टेम्पर से इसका मतलब है कि अगर आप में ऐसी कोई क्वालिटी है जो हमारी कंट्री के लिए काम आ सके, ठीक है, तो वो हमें क्या करनी है, डेवलप करनी है। हमें ऐसा भाव रखना पड़ेगा अपने अंदर रिफॉर्म लाने का, ठीक है। मान लीजिए इसका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए अभिनव बिंद्रा हैं या कोई भी ऐसे प्लेयर है, विराट कोहली है, ठीक है, तो वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी है, वो क्रिकेट में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ रेसलिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसी अपनी क्वालिटी देखनी है और उसको डेवलप करना है जो हमारी कंट्री के लिए क्या हो, कंट्री की को डेवलप करने के लिए काम आए, ठीक है। 9th पॉइंट देखिए, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। देखो हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा करनी है उसकी, और टू ऑब्जर्व वायलेंस, और वायलेंस से हमें क्या रहना है, दूर रहना है, हमें हिंसा से दूर रहना है, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। 10th पॉइंट देखिए, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rises to higher levels of endeavor and achievement।
देखो, जितने भी इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत या सामूहिक जो चीज़ें होती हैं, कलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं या इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हमें इक्वल पार्टिसिपेट करना है उत्साह के साथ, ठीक है, और आगे बढ़ने का क्या करना है, प्रयास करना है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा नेशन भी आगे राइज करेगा, ठीक है, राइजेस टू हायर लेवल्स। और अगर हमें अचीवमेंट कोई मिलेगी तभी तो हमारी कंट्री की भी और ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो हमें अपनी क्वालिटीज़ को देखना है, ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करनी है और हर एक गतिविधियों में क्या करना है, अच्छे से पार्टिसिपेट करना है ताकि हमारे राष्ट्र की क्या हो, हमारे नेशन की डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये बोला गया 10th पॉइंट में। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने कर ली हैं। अब लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। देखो, ये सभी लोगों का ये राइट है कि वो 6 से लेकर 14 की एज के जितने भी बच्चे हैं उनके, ठीक है, उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। ये सभी लोगों का ये बोला गया है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, 6 से 14 के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब देखो, ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, जिसमें ऐड किया जाता है 11th फंडामेंटल ड्यूटी को। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ शायद, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया, जो कि आज के टाइम का क्या है, रशिया, ठीक है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और लास्ट पॉइंट देखिए, लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल। अब देखो, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वायलेशन पे अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन आप कोर्ट इनको फोर्सफुली जो है वो एनफोर्स नहीं करा सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको इनको फॉलो करना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को या नहीं फॉलो करना है, ठीक है। तो आप इसको फोर्सफुली कोर्ट जो है वो एनफोर्स नहीं करवा सकता, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है वो ऐसे लॉज बना सकती है जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हो, ठीक, उनको फॉलो करवा सकती है। लेकिन आप ऐसे जैसे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन पे आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वायलेशन पे कोर्ट नहीं जा सकते। तो आई होप कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको 40 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसके थ्रू इसको ऐड किया गया और पार्ट 4 बनाया गया हमारे मतलब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 51A आर्टिकल के अंडर जो है इन ड्यूटीज़ को रखा गया, ठीक है। और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया, ठीक है। और ये नॉन जस्टिशिएबल है और आप इनको फॉलो नहीं कर सकते फोर्सफुली, आप कोर्ट नहीं जा सकते। सो आई होप कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।